आज वो हो जाती कट कभी। नमस्कार, लाइफ टाइम टीवी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुबह सुबह कोटखाई से आपको रूबरू करवा रहे हैं। जिस तरह से चुनावी बिगल आज बच चुका है और जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी चेतन ब्राक्टा से हम खास बातचीत करेंगे और इस कड़ी में जानेंगे जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या करेंगे और किस तरह की रणनीति ये लेकर आएंगे और साथ ही साथ जुब्बल कोटखाई की जनता के लिए क्या करेंगे और सबसे बड़ी जो मुश्किल थी टिकट मिलना, वो किस तरह से इन्हें मिला, इस बारे में भी इनसे चर्चा करेंगे। और जिस तरह से पूर्व भाजपा प्रत्याशी नीलम सराइक का क्या इन्हें सहयोग मिलेगा, उस बारे में भी इनसे चर्चा करेंगे। किस तरह का जुब्बल कोटखाई विधानसभा का क्षेत्र में जो चुनाव रहने वाला किस तरह का रहेगा और साथ ही साथ जिस तरह से जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र जिस तरह से हॉट सीट रही है, इस बारी भी हॉट सीट रहने वाली है। जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं कि जुब्बल कोटखाई से अभी तक लगभग मेरे ख्याल से 4 प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं। भाजपा प्रत्याशी चेतन ब्राक्टा और साथ ही साथ कांग्रेस प्रत्याशी रोहित ठाकुर और जो माकपा के प्रत्याशी विशाल शांगटा जी और साथ ही साथ इस बारी आम आदमी पार्टी ने भी श्रीकांत चौहान को मैदान में उतारा है। आइए इस बारे में खास चर्चा करेंगे चेतन ब्राक्टा से और जानेंगे जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र से इस बारी वो भाजपा प्रत्याशी बने हैं। जी धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद और लाइव टीवी का बहुत धन्यवाद। आपने पिछले चुनावों से लेकर जब हम पार्टी से बाहर भी थे और अभी तक आपने हमारा का बहुत सहयोग करा है। हमारी जो बात थी, जो हमारी सेंटिमेंट्स थे, लगातार आप प्रदेश की जनता को और जुब्बल कोटखाई नावर की जनता को आपके माध्यम से हम अपनी बातें रखते रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी चेतन जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे जो टिकट की लड़ाई थी वो आप किस तरह से जीत पाए, क्योंकि पिछले बारी जो उपचुनाव हुए थे आपको दरकिनार किया गया था और इस बारी पहले तो आपको पार्टी में लिया और बहुत बड़ी बात है और ऊपर से आपको टिकट भी मिल गया। किसका आशीर्वाद रहा? सबसे आशीर्वाद जो रहा वो जुब्बल नावर कोटखाई की जनता का रहा। उनकी लगातार ब्लेसिंग्स हमारे को, जब हम 9 महीने पार्टी से बाहर थे, उनकी हमारे को ब्लेसिंग मिलती रही। महादेव का, माता रानी का आशीर्वाद रहा और मैं आपके माध्यम से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा जी का, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का, पवन जी का, सुरेश कश्यप जी का। ये सब लोग लगे और उनकी बदौलत हम रिकॉर्ड टाइम 9 महीने में वापस आए। हमारा जो ऑनर था उसको रिस्टोर किया गया। हम पूरे जो हमारे 44 लोग जो हमारे साथी और निष्कासित थे, हम सब वापस आए और हमें टिकट मिला और मैं इन्हीं नेता का, इन्हीं शीर्ष नेतृत्व का मैं धन्यवाद करता हूं और जुब्बल नावर कोटखाई की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं आपको यहां से बताना चाहता हूं, जैसे स्वर्गीय नीलम ब्राक्टा जी हमेशा बोला करते थे और मैं भी ये इस बात को बोलूंगा, इस पूरे क्षेत्र को हम हिमाचल प्रदेश में नंबर 1 विधानसभा कैसे बना सके, इसके लिए हमारा संघर्ष हमेशा जारी रहेगा। जी, जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि आपको टिकट के लिए शिमला से भी कयास लगाए जा रहे थे, कुसुम्पटी वार्ड से भी आपका नाम चल रहा था और साथ ही साथ शिमला शहरी से भी चल रहा था और जुब्बल कोटखाई से भी चल रहा। आखिरकार कैसे सहमति बनी पाई फिर जुब्बल कोटखाई? देखिए, आपको समझना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी कैसे काम करती है। यहाँ कोई टिकट के आवेदन नहीं होते हैं, यहाँ कोई फॉर्म नहीं खरीदा जाता है और उसके बाद उसको एप्लीकेशन नहीं होती है। यहाँ बहुत साइंटिफिक प्रोसेस से एक जो कैंडिडेट है उसको डिसाइड किया जाता है। अप्रोक्सीमेटली 10 से 11 सर्वेज होते हैं, चाहे हमारे संगठन परिवार के, चाहे प्रोफेशनल एजेंसीज के, चाहे बाकी जो तंत्र होता है पार्टी के पास। उसके बाद जो उनको लगता है कि ये बेस्ट कैंडिडेट है, जो फाइट दे सकते हैं, जो जीत सकते हैं, उनको उतारा जाता है। तो मेरे को लगता है कि उन पैरामीटर्स में उसमें हम लोग आए और पार्टी ने हमें आशीर्वाद दिया। नाम जो राजनीति में वो चलते रहते हैं, वो कभी बंद नहीं होंगे। आगे भी आप इस बात को देखते रहेंगे। जब एक नैरेटिव है वो एक व्यक्ति के साथ हमेशा चलते रहेगा। इसमें मैं इस पे ज्यादा मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, परंतु जब भी मेरे से पूछा गया था तो मैंने हमेशा बोला था कि अगर मुझे पार्टी टिकट देगी तो जुब्बल नावर कोटखाई से वो दे और अगर जो भी कुछ और काम देना संगठन तय करे तो मैं उसके लिए तैयार था। जी, टिकट मिल चुका है, नॉमिनेशन कब? कल हम 11 बजे खड़ा पत्थर में नॉमिनेशन फाइल करेंगे। मैं सबसे निवेदन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, कल भारी संख्या में आप हमें और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने खड़ा पत्थर 11 बजे पहुंचे, ऐसा मैं निवेदन सबसे कर रहा हूं। जी, अब मुद्दों पर आते हैं चेतन जी। जुब्बल कोटखाई में कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पर आप काम करेंगे? देखिए, जिसको हम बोलते हैं ना बिजनेस एज यूजुअल, वो तो चलते ही रहेगा। रोड के काम चलते रहेंगे,
जो हमारी वाटर की स्कीम्स है वो चलती रहेंगी, इलेक्ट्रिसिटीज के काम चलते रहेंगे। पर मुझे लगता है सबसे बड़ा जो यहाँ का चैलेंज है, जो सबसे बड़ी हमारी आर्थिकी है, जो हमारी सबसे बड़ी इकॉनमी है, वो सेब की है। 5,000 करोड़ के करीब करीब हम जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। इसको नेक्स्ट 10 ईयर्स तक, मैं बड़ा क्लियरली बोल रहा हूँ, उसको नेक्स्ट 10 ईयर्स तक हम 10,000 करोड़ तक कैसे ले जा सके, उसको लेकर हमने एक विजन डॉक्यूमेंट है, वो जल्दी में आप लोगों के बीच में भी हम उसको लेकर आएंगे। हमारे क्लियर है, जो हमारे विजन है वो बड़ा क्लियर है। मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, स्वर्गीय निंदर बरागटा जी ने जो काम सेब के लिए करा है, जो भारतीय जनता पार्टी ने सेब के लिए काम करा है, वो सारे रिकॉर्ड आपके सामने है और मुझे नहीं लगता कि मुझे उसको बताने की जरूरत है। एक नई सोच और एक नई टेक्नोलॉजी के साथ उन बरागटा जी के ब्लूप्रिंट्स को हमारे को सेब की इकॉनमी को आगे लेके जाना है और वो बड़ा क्लियर है। जैसे मैं आपको छोटा सा मैं आपको उदाहरण देता हूं। देखिए, मुझे लगता है हर 2.5 से 5 किलोमीटर जी, इस काम को हम कब तक कर पाए, मैं उसमें कोई टाइमलाइन नहीं मैं कोई डिफाइन कर रहा हूं, पर हर से 2.5 से 5 किलोमीटर के बाद एक वेदर स्टेशन होना चाहिए। अब वेदर स्टेशन क्या करेगा? आपकी ह्यूमिडिटी को पता करेगा, आपकी जो लीव की वेटनेस है उसको पता चलेगा, आपके जो सॉइल के इंटीग्रेंट्स है उसको पता करेगा, और कैसे हम अपने जो वहां की उस परिस्थिति में हम किस तरह की प्लांटेशन कर सके, कैसे हमारे को जो वार्निंग्स हैं एक डिजीज की लगने से पहले वो हमारे को पता चल सके। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम यूज कर सकते हैं। अब जैसे आप देख रहे हैं, मुझे पता है इसके बाद मेरे को काफी जो हमारे कांग्रेस के मित्र हैं और जो हमारे बाकी लोग हैं मेरे को ट्रोल करेंगे, पर उनको समझना पड़ेगा ये फ्यूचर है। और मैंने एक और चीज इससे पहले बोली थी और मेरे को बहुत गौरव है और मैं बहुत इस बात को गर्व के साथ कह सकता हूं। 15 सितंबर को मैंने एक जो भारत सरकार की एक स्कीम है जिसको हम एफपीओ बोलते हैं, फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, उसको लेकर मैंने एक लाइव भाषण में मैंने चीज को बोला था और कि मैंने ये बोला था कि एफपीओ फ्यूचर है बागवानी का। और उस बात को हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, जब वो वर्चुअली मंडी की रैली में जुड़े थे, उन्होंने भी इस बात को माना था कि एफपीओ फ्यूचर है। तो एफपीओ कैसे खुल सके, आपको मैं बताते हूं, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जुब्बल में ऑलरेडी एक एफपीओ खुल चुका है तहसील वाइज, वैसे ही यहां पे भी खुले हमारा एफपीओ, बाकी पूरे एप्पल ग्रोइंग एरिया में खुले। इसके साथ साथ मैं एक और चीज बताना चाहता हूं। देखिए, टेक्नोलॉजी का जमाना है, टेक्नोलॉजी हमारे को यूज करनी पड़ेगी और टेक्नोलॉजी को लेकर हमारे को बागवानी को आगे लेके जाना पड़ेगा। मैं पुरानी बातों में नहीं जाना चाहता, पर मुझे लगता है एक हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, एक हॉर्टिकल्चर कॉलेज हमारे एप्पल ग्रोइंग एरिया में हो और वो जुब्बल नावर कोटखाई में हो, उससे ज्यादा अच्छी बात तो क्या होगी। तो मैं जो हमारा सरकार जब हमारी बनेगी, जब भारतीय जनता पार्टी की वापस आएंगे, तो मैं इस मुद्दों को भी लेकर आऊंगा। और एक और बात मैं लगातार बोलते रहा हूं, बागवानी पॉलिसी होनी चाहिए। मुझे तो बड़ा जिसको मैं बोलता हूं, ये बड़ा एक शॉकिंग चीज है कि अभी तक हम बागवानी की पॉलिसी को लेकर नहीं आए। जब मैं पार्टी में था और जब मैं बाहर भी निकला और फिर वापस आया, तो मैं इसको लगातार इस बात को लेकर मुखर था कि बागवानी पॉलिसी हैज टू कम टू हिमाचल प्रदेश और वो डिफाइन करे नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए। अब देखिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, शॉर्ट टर्म प्लानिंग और मीडियम टर्म प्लानिंग, इन तीनों चीजों को हमारे को लेकर चलना पड़ेगा। और ये तब होगा जब सरकार के साथ साथ बागवान भी इसमें हाथ मिलाकर चलें, तभी हम आगे अपनी बागवानी को बचा सकते हैं। जी, जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में लगभग 26 पंचायतें कोटखाई की, 8 नावर की है और लगभग 9 नावर की सॉरी, और लगभग 24 एक पंचायतें मेरे ख्याल से जुब्बल की हैं। तो समय कम है, कैसे कवर करेंगे और किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, मुद्दे तो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है बागवानी, बाकी जो लोकल इश्यूज हैं, क्योंकि देखिए मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, मैं ऑनेस्ट हूँ और मैं अपने उसमें इंटरव्यूज में बिल्कुल ऑनेस्ट रहता हूँ। अभी कुछ महीने पहले चुनाव लड़ा था, तो वो कनेक्टिविटी है, टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। आप देखेंगे, क्योंकि आईटी क्षेत्र से आता हूँ, कैसे हम टेक्नोलॉजी के थ्रू माध्यम से हम लोगों तक पहुंचे। ठीक है, टाइम कम है, पर जब चैलेंज आता है तभी आपका जो कैरेक्टर है, जो आपका मेटल है, वो सामने आता है। ठीक है, हम करेंगे, पर लोगों तक पहुंचेंगे। मैं ये बात आपके माध्यम से सब लोगों को बताना चाहता हूं। जी, इस बारी चुनाव में 4 प्रत्याशी हैं और किस प्रत्याशी के साथ टक्कर रहने वाली है, और साथ ही साथ 4 प्रत्याशी मेरे ख्याल से लगभग 3 तो कोटखाई से है, 1 अकेले जुब्बल से हैं। तो किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, लोकतंत्र है, यहाँ सबको अधिकार है कि वो चुनाव लड़ सके, अपनी बात रख सके लोगों के बीच में। वो अपनी विचार की लड़ाई लड़ेंगे, हम अपनी विचार और विजन की लड़ाई लड़ेंगे। अब वो जनता को तय करना है कि उन्होंने किस तरफ जाना है, पर मुझे लगता है हमारी जो लड़ाई है वो सीधे सीधे कांग्रेस के साथ है। यही मैं बोलना चाहता हूँ, और हमारी जो सारी स्ट्रैटेजी जो कांग्रेस के इर्द गिर्द ही घूमेगी। जी, जुब्बल कोटखाई में जो विकास कार्य नहीं हुए, प्रमुखता से कौन से नहीं हो पाए? अगर जो नहीं हो पाए तो प्रमुखता से 5 ऐसे काम कौन से जो आप करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है
डेवलपमेंट है ना जो जी कांगटा जी, वो कभी रुकती नहीं है जी वो ऑनगोइंग प्रोसेस है। सड़कें पहले बनेंगी, फिर उसके बाद उसकी मेटलिंग होगी, उसके बाद वो टूटेंगी, फिर मेटलिंग होगी, तो डेवलपमेंट इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस। तो अगर आप बोलेंगे प्राथमिकताएं क्या है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही। बागवानी के बाद अगर सबसे बड़ी बात है तो इंफ्रास्ट्रक्चर है। जो एक बहुत बड़ा एक बिल्डिंग स्वर्गीय बरागटा जी यहाँ से बनाकर गए थे, जिसमें मेरे को लगता है एडिशनल 3-3.5 करोड़ रुपया लगना है। और जब मैं पार्टी में वापस आया तो मैंने ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी से भी रखी, जो हमारा सेक्रेटरिएट है अपना कोटखाई में, वो जल्दी बने। जो बाकी जो स्कीम्स अभी जो चल पड़ी है, जो वर्ल्ड ट्रॉमा सेंटर बहुत बड़ा इनिशिएटिव बरागटा जी ने लिया था, मिनिमाइज हो डेथ्स, उसको लेकर भी बरागटा जी ने चिंता करी। तो ये जो सारी चीजें ऑलरेडी प्रोसेस में आ चुकी हैं। अब कुछ चीजें बनते हुए टाइम लगता है और वो होगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। पर अगर आप उसको प्रायोरिटी बोलेंगे तो सारी चीजें प्रायोरिटी है जी। ये कोई आप अभी कोई फिक्स नहीं कर सकते ये 1 2 3 4 5। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑब्वियसली प्रायोरिटी है, पर सबसे बड़ी प्रायोरिटी मेरी बागवानी है और बागवानी ही रहेगी और बागवानी पे ही बात करूंगा और बागवानी को लेकर ही संवाद करूंगा। कुछ लोग मेरे से एग्री कर सकते हैं, कुछ लोग मेरे से डिसएग्री कर सकते हैं, पर फीडबैक्स हमारे को मिलनी चाहिए। ये नहीं कि जो हमने बोला वही बिल्कुल ठीक है, क्या पता कुछ लोग हमारे को ऐसी फीडबैक्स दे दे जिससे हम अपने जो विजन है, जो हमारा काम करने का जो एक हमने एक ब्लूप्रिंट तैयार करा, उसको हम ज्यादा बेटर कर सके। तो मैं तो निवेदन करता हूं आपके माध्यम से सब बागवानों से, कृपया करके चाहे वर्चुअली, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे मेरे को इन पर्सन करके मुझे जरूर वो फीडबैक देते रहें। जी, बड़ा सवाल चेतन जी, पिछली बारी भाजपा प्रत्याशी नीलम सराइक रही, इस बारी क्या उनका सहयोग आपके साथ रहेगा या नहीं रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, और हमारे कम से कम 3,500 के करीब कार्यकर्ता हैं। मेरे बहुत ही सीनियर कलीग गोपाल जबेग जी, पूर्व में मंडल अध्यक्ष रहे हैं, वो मेरे साथ अभी यहाँ पर हैं। और मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूँ, और आप कुछ दिनों में देखेंगे नीलम जी कमल के फूल के लिए वो बाहर निकलेंगे और चेतन बरागटा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो पूरी फील्ड में घूमेंगे और हम भारतीय जनता पार्टी की झोली में ये सीट देंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। कुछ दिनों में नीलम जी हमारे साथ फील्ड में निकलेंगी, मैं आपको बता रहा हूँ जी। तो ये थे हमारे साथ चेतन बरागटा जी। इन्होंने जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र से कल नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं और साथ ही साथ जुब्बल कोटखाई के लिए क्या करेंगे वो आपके सामने बात रखी है। अब हमारे साथ हैं मंडल अध्यक्ष पूर्व हमारे साथ जबैग जी है, इनसे भी बातचीत करेंगे। किस तरह का कार्यकाल रहा बरागटा जी का, आप उनके साथ काफ़ी लंबे समय से रहे और अब चेतन बरागटा जी के साथ आपने इनको रास्ता दिखाना, किस तरह का ये रहेगा अब चुनाव? देखिए, जहाँ तक स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा जी की बात है जी, बरागटा जी ने जुब्बल नावर कोटखाई के अंदर जो विकास किया वो पंकज जी किसी छुपा नहीं है जी। विकास के मसीहा के नाम से स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा जी को जाना जाता था जी। रही बागवानी के लिए जो स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा जी ने किया, वो एंटी गन देख लीजिए, जगह जगह मंडियों का निर्माण देख लीजिए। बागवानी की लड़ाई उन्होंने ग्रास रूट पे लड़ी है, सड़क पे उतरकर भी बागवानों और किसानों के लिए वो सदा जी बागवानों के साथ रहे। रही चेतन बरागटा जी की बात, चेतन बरागटा जी ने, पार्टी ने चेतन बरागटा जी को टिकट दिया जी। हम इसका पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद भी करते हैं जी। और चुनाव की जहां तक बात है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करके इस चुनाव में जुब्बल नावर कोटखाई से भारतीय जनता पार्टी की सीट जीतकर चेतन बरागटा के रूप में विधानसभा भेजेंगे, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निर्णय ले लिया है। जी, जो आपका बिखरा कुनबा है उसको कैसे इकट्ठा करेंगे और जीत कैसे सुनिश्चित करेंगे, इसके लिए क्या कदम उठाएंगे? देखिए पंकज जी, भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बिखरा जरूर था जी, मगर इसका कल एक जो खड़ा पत्थर के अंदर जुब्बल में एक जो बैठक हुई जी। उस बैठक में स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी का जो बिखरा कुनबा था वो आज इकट्ठा हो चुका है और एकजुट होकर कल जुब्बल की बैठक में ये निर्णय लिया गया कि एकजुट होकर हम काम करेंगे, सब काम में लगेंगे और जीत अवश्य हमारे फेवर में रहेगी। जी, तो देखिए, ये थे मंडल अध्यक्ष पूर्व गोपाल जबैग जी, इनसे भी चर्चा की है और साथ ही साथ चेतन बरागटा से भी चर्चा की है। आज पूरे दिन भर हम आपको दिखाते रहेंगे जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के चुनावी चर्चा और जानेंगे कि जुब्बल कोटखाई की जनता आखिरकार किसे अपना उम्मीदवार मानती है और किसके पक्ष में वो वोट करेगी। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी का लाइव टाइम टीवी में जुड़े रहने के लिए। इस टीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।